अभी मैं शास्त्रीय कक्षा में ज्योतिष का सामान्य ज्ञान की चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी यह कक्षा हो चुकी है, एक कक्षा। इससे पहले सामान्य रूप से सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यह एक दिन ली गई थी पूर्व में, और फिर आज मैं सामान्य छात्रों के लिए, शास्त्रीय सभी छात्रों के लिए यह उपयोगी है। इसलिए इसको मैं आज के पाठ्यांश के रूप में रख रहा हूँ। सभी छात्र ध्यान लगाकर सुनेंगे इसको। तो मेघे च सिंहे धनुषेन्द्र भागे वृषे च कन्या मकरे च यांगे युग्मे तुलायां च घटे प्रतीच्यां करकाली मीने दिशि चोत्तरश्याम। चंद्रमास विचार है। चंद्रमा किस राशि में रहने पर किस दिशा में वास करते हैं, इसका ज्ञान इस पद्य के माध्यम से हो रहा है। तो मेघे च सिंहे धनुषेन्द्र भागे, यह पंचांग के माध्यम से मुझे ज्ञात होगा कि आज कौन सा नक्षत्र है। मान लीजिए आज अश्विनी नक्षत्र है। तो पूर्व में जो मैं पढ़ाया था, पूर्व के पाठ में, अश्विनी नक्षत्र की राशि क्या होती है। तो अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादः मेषः। इस तरह से अश्विनी भरणी और कृतिका का एक चरण मेष राशि होती है। तो अश्विनी नक्षत्र यदि आज है तो चंद्रमा किस राशि में रहेंगे, तो मेष राशि में रहेंगे। तो मेष राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो तब मेष राशि का वास किस दिशा में होगा, तो यह दिशा इस पद्य के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो मेषे च सिंहे धनुषेन्द्र भागे, मेष, सिंह और धनु में जब चंद्रमा रहते हैं तो चंद्र का वास इंद्र भाग में। चंद्र का वास इंद्र भाग में। इंद्र भाग मतलब पूर्व दिशा। इंद्र भाग मतलब पूर्व दिशा। मेष, सिंह और धनु में जब चंद्रमा रहते हैं तो चंद्रमा का वास पूर्व दिशा में होता है। और वृषे च कन्या मकरे च यामी, जब चंद्रमा का वास, चंद्रमा वृष, कन्या और मकर राशि में रहते हैं, यह ज्ञान मुझे पंचांग के माध्यम से होता है। तो चंद्रमा का वास याम्य, याम्य मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा में। पूरब। तो मेषे च सिंहे धनुषेन्द्र भागे, मेघ, सिंह और धनु का चंद्रमा रहने पर चंद्रमा का वास पूर्व दिशा में हुआ। अब वृषे च कन्या मकरे च जाम्ये, वृष, कन्या और मकर में चंद्रमा के रहने पर चंद्रमा का वास दक्षिण दिशा में होगा। युग्मे तुलायां च घटे प्रतीच्याम, युग्मे तुलायां च घटे प्रतीच्याम। युग्म मतलब मिथुन, तुला और घट मतलब कुंभ। मिथुन, तुला और घट में जब चंद्रमा रहते हैं तो चंद्रमा का वास प्रतीची पश्चिम दिशा में होता है। कर्काली मीने दिशिचोत्तर श्याम, कर्क, अली, मीन, कर्क, अली, वृश्चिक और मीन राशि में जब चंद्रमा रहते हैं तो चंद्रमा का वास उत्तर दिशा में होता है। चंद्रमा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा। पश्चिम दिशा। मिथुन, तुला, घट
मिथुन तुला कुंभ में चंद्रमा के रहने पर चंद्रमा का वास प्रतीचि पश्चिम दिशा में, और कर्क वृश्चिक मीन राशि में चंद्रमा के रहने पर चंद्रमा का वास उत्तर दिशा में हो जाता है। तो इस तरह से हम पंचांग के माध्यम से पहले किस राशि का चंद्रमा है इसका ज्ञान कर लेते हैं। इसका ज्ञान हो जाने के बाद इस श्लोक के आधार पर हम चंद्रमा के किस दिशा में चंद्रमा का वास है किस दिन, इसकी जानकारी मुझे मिल जाती है। तो मेषे च सिंहे धनुषिंद्र भागे, जब चंद्रमा मेष सिंह धनु राशि में रहेंगे तो चंद्रमा का वास पूरब में होगा। वृषे च कन्या मकरे च जाम्ये, चंद्रमा जब वृष कन्या और मकर राशि में रहेंगे तो चंद्रमा का वास दक्षिण दिशा में होगा। युग्मे तुलायांच घटे प्रतीच्याम, चंद्रमा जब मिथुन तुला और घट कुंभ राशि में रहेंगे तो चंद्रमा का वास प्रतीची दिशा मतलब पश्चिम दिशा में। और कर्काली मीने दिशिचोत्तर श्याम, कर्क अलिवृश्चिक और मीन राशि में चंद्रमा के रहने पर उत्तर श्याम उत्तर दिशा में चंद्रमा का वास होता है। इस तरह से चंद्रवास हम समझ गए। अब चंद्रवास का फल कहते हैं। फल क्या होता है? चंद्रवास का फल जानते हैं आगे। मेघ सिंह धनु पूर्वी चंदा। अच्छा, इसमें एक मैथिली में भी पद्य है चंद्रवास के संबंध में, यह भी यहाँ मैं उपस्थापित करता हूँ कि मेघ सिंह धनु पूर्वे चंदा, दक्षिण कन्या वृक्ष मकरंदा, पश्चिम कुंभ तुला और मिथुना, उत्तर कर्कट वृश्चिक मीना। मेघ सिंह और धनु में जब चंद्रमा रहते हैं तो चंद्रमा का वास पूर्व दिशा में होता है। पूर्व दिशा में कन्या वृक्ष मकरंदा, दक्षिण कन्या वृक्ष मकरंदा। वृक्ष कन्या और मकर में जब चंद्रमा रहते हैं तो चंद्रमा का वास दक्षिण दिशा में होता है। कुंभ तुला और मिथुना, मिथुन तुला और कुंभ राशि में जब चंद्रमा रहते हैं तो चंद्रवास पश्चिम दिशा में। उत्तर कर्कट वृश्चिक मीना, कर्क वृश्चिक और मीन राशि में चंद्रमा के रहने पर कर्क वृश्चिक मीन राशि में चंद्रमा के रहने पर उत्तर चंद्रमा का वास उत्तर होता है। तो इस तरह से चंद्रवास दोनों तरह से हम दोनों पद के माध्यम से समझ लिए। अब उसका फल कहने जा रहे हैं। ग्रंथकार चंद्रवास का फल क्या होता है यह यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है ग्रंथकार के द्वारा, ज्योतिर्विद के द्वारा। सम्मुखस्थैर्थ लाभ दक्षिणे संपदौ, पृष्ठे च शोक संतापो, वामे चंद्रे धनक्षयः। सम्मुखस्थैर्थ लाभ, चंद्रमा जब सम्मुख में रहेंगे तो लाभ होगा। और कौन सा लाभ? तो अर्थ लाभ, धन का लाभ। दक्षिणे सुख संपदो, दायां रहने पर सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है। पृष्ठे च शोक संतापो, चंद्रमा यदि पृष्ठ भाग में रहते हैं तो शोक और संताप मिलता है। और वामे चंद्रे धनक्षय है, चंद्रमा जब बायां भाग में रहते हैं तो धन की हानि होती है। धन की हानि, धनक्षय, धन की हानि होती है। तो अब सम्मुख कैसे रहेंगे? दाहिने भाग में कैसे रहेंगे? पृष्ठ भाग में कैसे जाएंगे? इस तरह। और बायां में कैसे रहेंगे? तो इसके लिए हम यह यात्रा आदि काम में इसका प्रयोजन है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि हम यात्रा पूर्व दिशा की ओर करते हैं तो चंद्रमा का वास पश्चिम में है तो चंद्रमा पृष्ठ भाग में पड़ गया। यदि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, चंद्रमा पश्चिम में है तो वाम चंद्र हुआ। यदि हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, चंद्रमा पश्चिम है तो सम्मुख हुआ। यदि हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, चंद्रमा पश्चिम है तो
दक्षिण हुआ, दहीन हुआ, दाया में पड़ा। इस तरह से सम्मुख सम्मुख, दाया, वाया और पृष्ठ, इसका ज्ञान हम करते हैं। तो मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र यात्रा में भी विहित है, और अश्विनी नक्षत्र यदि है तो राशि मेष हुआ, जैसा कि पहले हम लोग पढ़े हैं। तो मेष राशि का चंद्रमा रहने पर पूर्व श्लोक के हिसाब से मेष सिंह, मेघ सिंह धनु पूर्वे चंद्र, चंद्रमा का विचार, चंद्रमा का वास पूर्व दिशा में होगा। अब मुझे जाना है पूर्व, तो सम्मुखस्थेर्थ लाभ, चंद्रमा के सम्मुख रहने पर धन का लाभ होगा। इस श्लोक के हिसाब से पूर्व की दिशा में, मेघ के चंद्रमा में पूर्व की दिशा में यात्रा करना लाभप्रद सिद्ध होगा, उसमें धन का लाभ होगा। तो यात्रा प्रशस्त माना जाना चाहिए। मेघ के चंद्रमा में पूर्व दिशा की यात्रा शुभ होगी यदि और वस्तु, नक्षत्र, दिन ये सब ठीक है तब। इस तरह से मेष का चंद्रमा है, दक्षिण जाना है तो बायां चंद्रमा पड़े तो वामे धन चंद्रे धनस्य है। चंद्रमा यदि वाम में भाग में पड़े तो धन की हानि होती है। दक्षिणे सुख संपद, दाया में पड़ता है तो सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। उत्तर की यात्रा करनी है, मेघ का चंद्रमा है तो चंद्रवास पूरब हुआ, उत्तर जाना है तो दाया भाग में पड़ा चंद्रमा, तो यह सुख और समृद्धि, सुख और संपत्ति की समृद्धि करेगा। इस तरह से यह शुभ हुआ। तो मेघ के चंद्रमा में उत्तर दिशा की यात्रा प्रशस्त होगी, करनी चाहिए। पृष्ठे से शोक संताप हो, मेष का चंद्रमा है, पश्चिम की ओर जाना है तो पृष्ठ भाग में पड़ेगा, वह शोक और संतापदायक होगा। मेष का चंद्रमा है और दक्षिण की ओर जाना है तो वह वाम में पड़ेगा, वाम भाग में, तो वह धन की क्षति करेगा, धन की हानि करेगा। तो मेघ के चंद्रमा में पश्चिम और दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मेघ के चंद्रमा में उत्तर और पूर्व की यात्रा करनी चाहिए। इस तरह से हम चंद्रभास विचार और उसका फल दोनों इस श्लोक के माध्यम से जान गए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे क्या है, तो आगे दग्ध तिथियों की चर्चा है, इसका विचार। दग्ध तिथि, दग्ध तीर्थया। द्वितीया च धनुर्मीने चतुर्थी वृषकुंभयोः, मेष कर्कटयोः षष्ठी कन्या मिथुन गाष्टमी, दशमी वृश्चिके सिंहे, द्वादशी मकरे तुले, एतास्तु तिथयो दग्धा शुभे कर्मणि वर्जिता। एतास्तु तिथयो दग्धा शुभे कर्मणि वर्जिता। इस तरह से दग्ध तिथि मतलब अशुभ तिथि भी, यह इन तिथियों का विचार, इन तिथियों को शुभ कर्म में, किसी भी प्रकार के शुभ कर्म में वर्जित किया जाता है। इन तिथियों को द्वितीया च धनुर्मीने चतुर्थी वृषकुंभयोः, मेष कर्कटयोः षष्ठी कन्या मिथुन गाष्टमी, दशमी वृश्चिके सिंहे, द्वादशी मकरे तुले, एतास्तु तिथयो दग्धा शुभे कर्मणि वर्जिता।
द्वितीया यदि धनु मीन, सूर्य यदि धनु और मीन राशि में हो तो दोनों महीने के दोनों पक्षों की द्वितीया तिथि। चतुर्थी यदि वृष कुंभ में, वृष और कुंभ में जब सूर्य हो तो कृष्ण और शुक्ल दोनों भेद से चतुर्थी तिथि दग्ध तिथि कहलाती है। मेष कर्कट योग षष्ठी, मेष और कर्क में जब सूर्य रहेंगे तो उन महीनों के दोनों पक्षों की षष्ठी तिथि दग्ध तिथि कहलाती है। कन्या मिथुन गाष्टमी, कन्या मिथुन और कन्या में जब सूर्य रहते हैं तो उस अवधि में कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की अष्टमी तिथि दग्ध तिथि कहलाती है। दशमी वृश्चिके सिंहे, वृश्चिक और सिंह राशि में जब सूर्य रहेंगे तो दशमी तिथि। द्वादशी मकरे तुले, मकर और तुला राशि में जब सूर्य रहते हैं तो उस मास के दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि। कहते हैं कि एतास्तु तिथियो दग्धा, ये तिथियां दग्ध तिथियां कहलाती है। और यह दग्ध तिथि का इसका फल क्या है? तो शुभे कर्मणि वर्जिता, शुभ कर्म में यह वर्जित है। द्वितीया च धनुर्मीने, धनु और मीन में जब सूर्य रहेंगे तो उस महीना की द्वितीया तिथि दग्ध तिथि कहलाती है। और धनु मीन में सूर्य कब रहते हैं? तो धनु मीन में जब सूर्य रहते हैं तो महीना कहलाता है, धनु का महीना पौष हुआ, मीन का महीना चैत्र हुआ। चैत्र सौर महीना यह हुआ। मास दो कई यहाँ पर चांद्रमास ने यहाँ पर सौर मास ली जाएगी जब धनु से रवि और मीने रवि होगा। जब सूर्य धनु में प्रवेश कर जाएंगे, वृश्चिक से निकल करके धनु में संक्रमण होगा और फिर कुंभ से निकल करके मीन में संक्रमण होगा, सूर्य की संक्रांति होगी। तब उस समय उस मास के दोनों पक्षों की द्वितीया तिथि दग्ध तिथि कहलाएगी। फिर वृष कुंभ, वृष और कुंभ राशि में जब सूर्य का संक्रमण होगा तो उस दोनों महीना का, वृष में संक्रमण होने से ज्येष्ठ महीना कहलाता है, चांद्र महीना, और कुंभ में संक्रमण होने पर फाल्गुन महीना हो जाता है। तो इन फाल्गुन और ज्येष्ठ के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि दग्ध तिथि कहलाएगी। और मेष कर्कट योग षष्ठी, मेष और कर्क में जब सूर्य जाएंगे, जब सूर्य मेषे रवि और कर्के रवि होगा, सूर्य जब मेष में और कर्क में जाएंगे मतलब वैशाख और श्रावण महीना हुआ, तो इन दोनों महीनों की षष्ठी तिथि दोनों पक्षों की दग्ध तिथि कहलाएगी। कन्या मिथुन गाष्टमी, मिथुन में मिथुने रवि और कन्यायाम रवि, मिथुने रवि होगा ज्येष्ठ महीना, कन्यायाम रवि होगा आश्विन महीना। इन दोनों महीनों की अष्टमी तिथि दग्ध तिथि कहलाएगी। दशमी वृश्चिके सिंहे, वृश्चिके रवि और सिंहे रवि, वृश्चिके रवि हुआ अग्रहण महीना और सिंहे रवि हुआ भाद्रपद महीना। इन दोनों मासों की दशमी तिथि। और द्वादशी मकरे तुल्य, मकरे रवि तुलायाम रवि, मकरे रवि माघ हुआ, तुलायाम रवि कार्तिक हो गया। इन दोनों मासों के दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि, मतलब सभी मासों के यहाँ जो वर्णित मास है उन सभी मासों के दोनों पक्षों की कथित तिथियां दग्ध तिथि कहलाएगी। और दग्ध तिथि शुभे कर्मणि वर्जिता, किसी भी प्रकार के शुभ कर्म में ये दग्ध तिथियां वर्जित हैं, इसमें शुभ काम नहीं किया जाएगा। इस तरह से दग्ध सौर मास के आधार पर दग्ध तिथि का विचार हम लोग कर लिए। दग्ध तिथि को जान गए। अब
यात्रायाम विहित नक्षत्राणि कथ्यन्ते अत्र। यात्रा में विहित नक्षत्र, यात्रा में प्रशस्त नक्षत्र, यात्रा में शुभ नक्षत्र, मतलब किन नक्षत्रों में यात्रा विहित है, यह यहाँ पर कहा जा रहा है। अश्विनी रेवती ज्येष्ठा पोख्यो हस्ता पुनर्वसु मैत्रम मृगशिरो मूलम यात्रायामुत्तमा स्मृता। कहते हैं कि अश्विनी रेवती ज्येष्ठा पुष्य हस्त पुनर्वसु मैत्र अनुराधा मृगशिरा मूल, ये 9 नक्षत्र यात्रा में उत्तम कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में यात्रा करना शुभकारक होगा। अब यात्रायाम निषिद्ध नक्षत्राणि, यात्रायाम वर्जित नक्षत्राणि, यात्रा में वर्जित नक्षत्र कहते हैं कि किन नक्षत्रों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो भरणी कृत्तिका अश्लेषा विशाखा चोत्तरात्रयम् मघा पशुपतिश्चैव यात्रायां मरणप्रदाः। भरणी कृत्तिका अश्लेषा विशाखा तीनों उत्तरा, उत्तर फल्गुनी उत्तराषाढ़ उत्तर भाद्रपद मघा पशुपति आर्द्रा, ये 2 2 4 3 7 2 9 नक्षत्र उत्तम कहे पूर्व के श्लोक में, 9 प्रशस्त नक्षत्र कहा गया और प्रस्तुत पद्य में 9 निषिद्ध नक्षत्र कहा गया है। ये निषिद्ध नक्षत्र है, यात्रा में निषिद्ध नक्षत्र भरणी कृत्तिका अश्लेषा विशाखा, तीनों उत्तरा मघा और पशुपति आर्द्रा, ये यात्रा में निषिद्ध माने गए हैं। इसमें इन नक्षत्रों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और उक्तेभ्यो अन्य नक्षत्राणि उक्तेभ्यो अन्य नक्षत्राणि मध्यमानि बुधा जगुः। उक्तेभ्यो अन्य नक्षत्राणि मध्यमानि बुधा जगुः। 9 विहित नक्षत्र कहा गया, 9 प्रशस्त नक्षत्र कहा गया और 9 नक्षत्र निषिद्ध कहा गया, तो 9 दूना 18 हो गया और शेष बचा 9। तो ये उक्तेभ्यः कथितेभ्यः अन्य नक्षत्राणि, कहे गए जो नक्षत्र हैं उससे जो अतिरिक्त नक्षत्र बचते हैं, वे नक्षत्र यात्रा में मध्यम फलदायी है। आवश्यक रहने पर उन नक्षत्रों में यात्रा करनी चाहिए। अर्थात हुआ कि भरणी कृत्तिका अश्लेषा विशाखा तीनों उत्तरा मघा आर्द्रा, इन नक्षत्रों को छोड़कर शेष 18 नक्षत्र में यात्रा करनी चाहिए, यात्रा विहित है। अश्विनी रेवती ज्येष्ठा पुख्य हस्त पुनर्वसु अनुराधा मृगशिरा मूल, ये यात्रा में विशिष्ट फलदायी है, यात्रा में अत्यंत शुभकारक है। और ये भरणी कृत्तिका अश्लेषा विशाखा तीनों उत्तरा मघा और आर्द्रा यात्रा में अशुभ कारक है, निषिद्ध है, इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हम लोग यात्रा में विहित अविहित और मध्यम फलदायी नक्षत्र का अध्ययन हम कर लिए और इसी के साथ आज का पाठ समाप्त हुआ। यहाँ पर यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे, जिसका मैं जवाब दूंगा।